राजा और 3 प्रश्न। बहुत पुराने समय की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और बहती नदियों के बीच एक विशाल और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमानी, न्याय और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजमहल ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिसके सुनहरे गुंबद सूरज की रोशनी में चमकते थे। महल के अंदर संगमरमर के फर्श, सोने से जड़े स्तंभ और दीवारों पर उकेरी गई वीर गाथाएं थीं। लेकिन इस वैभव के बीच राजा का मन शांत नहीं था। उस रात भी राजा अपने शयन कक्ष में खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। चांदनी महल के आंगन में फैल रही थी, लेकिन राजा के मन में अंधेरा था। उसके दिल में 3 सवाल बार बार गूंज रहे थे। जीवन का सबसे सही समय कौन सा है? मेरे लिए सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? और सबसे जरूरी काम क्या है? राजा सोचता, मैंने कई युद्ध जीते, कई फैसले किए, लेकिन हर बार मन में संदेह रह जाता है। अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो मेरा कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा। राजा ने उसी रात अपने मंत्री को बुलवाया और आदेश दिया, कल पूरे राज्य में घोषणा करवाई जाए, जो भी व्यक्ति मेरे इन 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे राजकीय सम्मान और सोने की 100 मुद्राएं दी जाएंगी। राजा की आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक थी। विद्वानों की सभा। अगले ही दिन राजमहल का दरबार लोगों से भर गया। दूर दूर से विद्वान, साधु, ज्योतिषी, सेनापति और शिक्षक राजा के सवालों का उत्तर देने आए। दरबार में एक एक करके सबने अपनी बातें रखी। एक ज्योतिषी बोला, महाराज, सबसे सही समय वही होता है जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हों। एक सेनापति ने कहा, राजा के लिए सबसे जरूरी व्यक्ति उसकी सेना होती है। एक विद्वान बोला, सबसे जरूरी काम राज्य का विस्तार है। राजा ध्यान से सब सुनता रहा, लेकिन उसका चेहरा ज्यों का त्यों रहा। हर उत्तर में कुछ ना कुछ अधूरापन था। अंत में राजा ने कहा, तुम सबने ज्ञान दिया, लेकिन मेरे दिल को कोई उत्तर छू नहीं पाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण राजा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। भेष बदलकर यात्रा। अगली सुबह राजा ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उसने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर हल्की दाढ़ी बनाई और किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। उसके साथ सिर्फ एक विश्वासपात्र सेवक था। वे दोनों घने जंगल की ओर बढ़े। चारों ओर ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और रहस्यमयी सन्नाटा था। राजा ने सुना था कि जंगल के भीतर एक मौन साधु रहता है, जो सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन जिसके साथ समय बिताने से सच अपने आप समझ में आ जाता है। राजा उसी साधु को खोजने निकला था। जंगल का आश्रम। घना जंगल और भी सघन होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियां आसमान को ढक रही थी। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद राजा और उसका सेवक एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक साधारण सी कुटिया थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और पास में बहती एक पतली सी नदी। कुटिया के सामने एक बूढ़ा साधु खेत की मिट्टी खोद रहा था। उसके चेहरे पर न उम्र की थकान थी, न किसी चिंता की रेखा। राजा आगे बढ़ा और बोला, बाबा, मैं दोस्त से आपके पास 3 सवालों के जवाब खोजने आया हूँ। साधु ने सिर उठाकर राजा की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे फावड़ा फिर से जमीन में गाड़ दिया। राजा कुछ पल खड़ा रहा। उसे उम्मीद थी कि साधु कुछ बोलेगा, लेकिन चारों ओर सिर्फ मिट्टी खोदने की आवाज़ थी। राजा ने दोबारा कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे किसी परीक्षा में हो। श्रम और मौन। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि साधु की सांसें तेज हो गई हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं। राजा आगे बढ़ा, फावड़ा उठाया और साधु के साथ मिट्टी खोदने लगा। पहली बार राजा ने अपने हाथों से इतना कठोर काम किया। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, हथेलियां छिलने लगी, लेकिन राजा रुका नहीं। साधु अब भी चुप था। दोनों बिना बोले काम करते रहे। समय बीतता गया। दोपहर ढलने लगी। राजा के मन में गुस्सा भी आया कि मैं यहाँ सवालों के जवाब लेने आया हूँ और ये आदमी मुझसे कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन किसी कारण से वो कुछ कह नहीं पाया। घायल अजनबी। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के गिरने की आवाज़ आई। राजा और साधु दोनों चौंक गए। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसके कपड़े खून से सने थे, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। वो 2 कदम चला और जमीन पर गिर पड़ा। राजा उसके पास दौड़ा।
उसने देखा कि वो आदमी उसी राज्य का दुश्मन था जो राजा को मारने जंगल में घात लगाए बैठा था। राजा के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके मन में पुरानी नफरत जागी, लेकिन तभी आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, पानी। राजा ने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़े फाड़कर उसके घावों पर बांधने लगा। आग के पास रात हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। कुटिया के पास आग जलाई गई। राजा घायल आदमी के पास बैठा था। कभी उसे पानी पिलाता, कभी घाव साफ करता। आदमी दर्द से कराहता, फिर बेहोश हो जाता। राजा की आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन वो सोया नहीं। उस रात राजा ने किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह जागकर सेवा की। सुबह की सांस। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलने लगी। घायल आदमी की आंखें खुली। उसने राजा को देखा और पहचान गया। डर से उसका शरीर कांप उठा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो रोते हुए बोला। मैं आपको मारने आया था। राजा कुछ नहीं बोला। उसने बस उस आदमी को पानी दिया। आदमी की आंखों से आंसू बहते रहे। साधु की चुप्पी। साधु फिर से खेत में काम करने लगा। राजा थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देखता रहा। अब उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ शांति थी। घायल आदमी धीरे धीरे चलने लगा और राजा को प्रणाम कर जंगल की ओर चला गया। उत्तर। राजा साधु के पास गया। बाबा, राजा बोला, क्या अब आप मेरे सवालों के जवाब देंगे? साधु मुस्कुराया। तुम्हें जवाब मिल चुका है, उसने कहा। राजा समझ गया। उसने साधु के चरण छुए और वापस लौटने लगा। वापसी। राजा जब महल लौटा तो वही राजमहल था, वही सिंहासन, लेकिन राजा वो नहीं रहा जो गया था। उसकी आंखों में अब शांति थी। लोगों के बीच महल लौटने के कुछ दिनों बाद राजा ने महसूस किया कि दरबार की दीवारें उसे अब रोकने लगी हैं। एक सुबह वो बिना किसी घोषणा के नगर की गलियों में निकल पड़ा। बाजार में हलचल थी। सब्जी वाले पुकार लगा रहे थे, कपड़े बेचने वाले रंग बिरंगे थान सजाए बैठे थे और बच्चे खुली हंसी के साथ दौड़ते फिर रहे थे। राजा चुपचाप चलता रहा। लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अपनापन था जो लोगों को पास खींच रहा था। उसने एक बूढ़े से बात की, एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और एक थके हुए मजदूर के पास बैठ गया। राजा पहली बार अपने राज्य को इतनी नज़दीक से देख रहा था। सेना के बीच। अगले दिन राजा शाही पोशाक में सेना के शिविर पहुंचा। सैनिक चौकन्ने हो गए। उन्होंने सोचा राजा निरीक्षण करने आया है, लेकिन राजा सिर्फ देखने नहीं, सुनने आया था। वो सैनिकों के साथ बैठा, उनका भोजन खाया और उनकी बातें सुनी। कुछ सैनिकों ने अपनी कठिनाइयां बताईं, कुछ ने सुझाव दिए। राजा ने सब सुना। कोई डांट नहीं, कोई क्रोध नहीं। सैनिकों ने पहली बार अपने राजा को इतना पास महसूस किया। बच्चों की दुनिया। राजा ने नगर के एक छोटे विद्यालय का दौरा किया। कच्ची दीवारें, लकड़ी की बेंचें और हाथों में किताबें पकड़े बच्चे। राजा बच्चों के बीच बैठ गया। उसने उनसे सवाल पूछे, उनकी बातें सुनी। एक बच्ची ने हंसते हुए कहा, राजा अंकल, आप बहुत अच्छे लगते हैं। राजा मुस्कुरा दिया। उस दिन विद्यालय में हंसी और उल्लास था। न्याय का दिन। कुछ समय बाद राजा ने दरबार लगाया। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए। राजा हर बात ध्यान से सुनता रहा। वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रहा था। उसने सवाल पूछे, गवाह सुने और फिर शांत स्वर में निर्णय दिया। लोग संतुष्ट होकर लौटे। दरबार में आज डर नहीं था, विश्वास था। बदलता राज्य। समय के साथ राज्य का रंग बदलने लगा। लोग अब खुलकर अपनी बात कहते थे। काम में मन लगने लगा। राजा जहां भी जाता, लोग उसे सम्मान और प्रेम से देखते। राजा को लगता जैसे पूरा राज्य एक परिवार बन गया हो। संकट की आहट। एक रात आसमान में घने बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई। गांव से संदेश आने लगे, पानी बढ़ रहा है, घर डूब रहे हैं। राजा ने एक पल भी देर नहीं की। संकट में साथ। राजा खुद गांव की ओर निकला। नावें चलाई गई, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बारिश में भीगते हुए राजा सबके साथ काम कर रहा था। किसी ने कहा, महाराज आप रुक जाइए। राजा ने सिर हिलाया, जब तक आखिरी आदमी सुरक्षित नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। राहत की सुबह।
सुबह जब बारिश थमी तो सूरज निकला। लोग सुरक्षित थे, थके हुए लेकिन जीवित। राजा लोगों के बीच खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे लेकिन चेहरा शांत। लोगों की आंखों में आभार था। नए आदेश राजा ने बार-बार बुलाया। नए नियम बनाए गए ताकि आगे ऐसा संकट आने पर लोग तैयार रहे। मंत्री ध्यान से सुन रहे थे। राजा की आवाज में दृढ़ता थी लेकिन कठोरता नहीं। भविष्य की तैयारी। राजा ने युवाओं को बुलाया। उन्हें सिखाया गया कला, विद्या और जिम्मेदारी। राजा चाहता था कि राज्य का भविष्य मजबूत हो। मिलकर काम करना। अब राजा और प्रजा मिलकर काम करते थे, कभी खेत में, कभी सड़क बनाते हुए, कभी विद्यालय में। राज्य में एक नई ऊर्जा थी। सबका राजा। राजा हर वर्ग के लोगों से मिलता था। बुजुर्ग, बच्चे, सैनिक, किसान, सबके लिए वो समान था। लोग कहते, ये हमारा राजा है। सम्मान का दिन। एक दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा सिंहासन पर बैठा, लोग चारों ओर थे। लेकिन ये उत्सव सत्ता का नहीं, संबंधों का था। पूर्णता। राजा अब वही राजा था जिसे वो बनना चाहता था। राजमहल, जंगल, गांव, सब उसके जीवन का हिस्सा थे। कहानी यहीं समाप्त होती है। राजा के साथ नहीं, बल्कि हर उस इंसान के साथ जो इस कहानी को सुनता है।